गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पावर शेयरिंग पार्ट 4 का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने आपको बताया है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया है किस प्रकार से बेल्जियम ने पावर को शेयर कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दूसरी तरफ मैंने श्रीलंका के भी एग्जांपल दिया है किस प्रकार से श्रीलंका ने पावर को शेयर न करके प्रॉब्लम को क्रिएट किया और किस प्रकार से सिविल वार को जन्म देता है। मैंने आपको बताया कि वाई पावर शेयरिंग डिजराइबल। साथ ही मैंने पावर शेयरिंग के रूप में आपको मैंने बताया है डिजराइबल है तो क्यों है, उसको मैंने दो बताया थे, प्रूडेंशियल्स और मोरल। अब इतने जानने के बाद आज जो डिस्कस हम लोग करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है। जो बेसिक क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग किया कैसे जाता है। पावर शेयरिंग तो हमने सुन लिया, पर पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, कौन से वो मेथड, कौन से तरीके हो सकते, कौन से वो फॉर्म्स हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग का पहला तरीका है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पावर, जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर क्या है, टू मेक ए लॉ। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, टू टेक ए डिसीजन, डिसीजन को लेना, पॉलिसी मेकिंग करना, उसे इंप्लीमेंट करवाना। और जुडिशियरी काम क्या होता है, वो इंटरप्रेट करना। यानी जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो वर्क किए हैं उसको इंटरप्रेट करता है कि वो सही है, राइट है या रॉन्ग है। आप दूसरी तरफ रखते हैं कि जुडिशियरी की जो अपॉइंटमेंट्स या बहाली जो होती है किसके द्वारा की जाती है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो इस प्रकार से तीनों ही अंग जो होते हैं वो तीनों ही ऑर्गन्स जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, अपने अपने वर्क को करते हैं। और पावर एक जगह वह कॉन्सेंट्रेट किसी व्यक्ति में नहीं होता है, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। अब इस प्रकार के पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकेंड, आप इसे चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस क्या होता है, हर इंस्टीट्यूशन चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियरी हो, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। और कोई भी इंस्टीट्यूशन निरंकुश नहीं हो पाती है, अपने पावर को मिसयूज नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से इस तरीके को भी अपनाकर हम पावर को शेयर करते हैं। सेकेंड जो तरीका हो सकता है, among governments at different levels। गवर्नमेंट अपने पावर को डिफरेंट लेवल पर भी शेयर करती है। इसका एग्जांपल होता है फेडरल कंट्री। आप बेल्जियम का एग्जांपल ले सकते हैं, आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फेडरल कंट्री का निर्माण होता है और सबके अपने अपने पावर दिया जाता है। और वो कैसे होता है, आप एग्जांपल बेल्जियम का आपने देखा है, आप इंडिया में आप रहते हैं, आप इंडिया के बारे में देख सकते हैं किस प्रकार से फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरे देश के लिए, पूरे एरिया के लिए कॉमन गवर्नमेंट होती है। उसे हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में। दूसरा, इनसे जो नीचे होती है वह स्टेट गवर्नमेंट होती है। मैंने कहा कि पावर को शेयर किया जा सकता है डिफरेंट लेवल्स पर भी। किस पर, डिफरेंट लेवल्स पर भी जो है वो किया जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट मैंने बताया आपको, और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसी राज्य, अब भारत में अगर है तो हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अगर यही चीज विश्व के अनेक देशों में है, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किसी में प्रोविंशियल स्टेट कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। इसके अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने वर्क करती है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने सब्जेक्ट को बांट दिया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स इन स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन गवर्नमेंट को ना हो। अब वो कैसे बांटी है, उसने पावर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट।
आपने भारत में पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे भी, इसको मैं बताऊंगा भी इससे आपको। अब यूनियन लिस्ट जो है, उस यूनियन लिस्ट पर केवल कानून बनाने का अधिकार या लॉ बनाने का अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट को है। ठीक इसी प्रकार से स्टेट लिस्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार है, लॉ बनाने का अधिकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को है। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? अब कंकरेंट लिस्ट यानी कुछ वैसे भी सब्जेक्ट्स हैं जहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकते हैं, और जो तीनों ही लिस्ट में कोई सब्जेक्ट अगर शामिल ना हो उसे कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट, और उस पर अंतिम रूप से कानून बनाने का अधिकार जो है वह किसे है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो इस प्रकार से एक निचला सेक्शन भी होता है जिसे म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, यानी हम लोग कहते हैं डिफरेंट लेवल पर, याद रखिएगा डिफरेंट लेवल्स पर आप कैसे पावर को शेयर किया सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। इसे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, इस प्रकार से भी पावर का शेयर किया जाता है, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट निरंकुश अपने एरियाज में नहीं हो सकती है, अपने सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आपने पढ़ा, पहले मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या था, जहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी थे, इन्हें चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी, यानी ये वर्टिकल डिवीजंस है और ये हॉरिजॉन्टल डिवीजंस है। नंबर 3, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज। अब हम पावर शेयरिंग, क्या यही दो मेथड है या दो तरीके हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स। नहीं, तीसरा भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, वह है डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब भारत जैसे देश में आप बेल्जियम को देख ले, जहां फ्रेंच स्पीकिंग भी हैं, डच स्पीकिंग भी हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं। अब किसी भी देश में एथनिक कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। आपने श्रीलंका को देखा, भारत में भी इसी प्रकार से समस्याएं हैं। अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग बोलने वाले हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई सिख पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, केवल लिंग्विस्टिक और रिलीजन ही नहीं बल्कि कल्चरली भी, विश्व के अन्य देशों में भी। तो पावर शेयर कैसे किया सकता है? जब तक आप इन सभी को पावर को शेयर नहीं कर पाते हैं तब तक हम किसी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेल्जियम ने जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के लोगों के बीचों में पावर को शेयर करने के लिए क्या किया उसने? कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक सब अच्छा बहुत सुंदर एग्जांपल दिया। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने डच के बारे में, अपने फ्रेंच के बारे में, जो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट्स हैं, वो फैसले ले सकती है। अब उसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को करना वहां पर है। ठीक इसी प्रकार से भारत जैसे देश में आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी पढ़ा है। आप सोचिए हमारे देश में वैसे भी वीकर सेक्शंस हैं, एसटी, एससी, जिनको सदियों से दबाया गया है, उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुए ये सब कहा नहीं जा सकता, आपने पढ़ा है, सुना है। अगर इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दिया जाता तो क्या ये लोकसभा या लोकसभा तक पहुंचते, विधानसभा तक पहुंचते? इसी प्रकार से महिलाओं को भी रिजर्वेशन देने की बातें चल रही हैं और पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर में भी वीकर सेक्शंस को हमने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को शेयर किया है, यानी इन सभी लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया है। आप देख सकते हैं रिजर्वेशन, एसटी और एससी का रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी संबंध से देख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर। जिस तरह से बेल्जियम ने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को किया, अलग अलग जर्मन वाले अपना फैसला ले सकते हैं अपने लैंग्वेज से संबंधित, या इस प्रकार से कुछ संबंधित अगर है, या डच कर सकते हैं, या फ्रेंच कर सकते थे, फ्रेंच भाषाभाषी लोग कर सकते थे। इसी प्रकार से भारत ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनाकर। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग arrangements may also be seen in the way political parties, pressure groups and movements. पावर, अब ये थोड़ा सा जो है आपको लगेगा पावर शेयर किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकता है, प्रेशर ग्रुप में हो सकता है
एंड मूवमेंट्स में हो सकता है। आपको लगता है ना ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखें, किसी भी कंट्रीज में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं वहां पर, और हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। और जब वही पॉलिटिकल पार्टीज, जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज अगर पावर में नहीं आ पाती है, तो वह अनेक पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करती हैं वह एक होते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट का जन्म होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एनडीए को ले सकते हैं, इसी प्रकार से यूपीए भी एक पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप है जहां अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग उसमें शामिल हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रेशर ग्रुप क्या होता है? अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है? दबाव समूह है। अब ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पर, गवर्नमेंट्स पर दबाव, प्रेशर डालती है कि मेरा इस काम को देखा जाए, और सरकार उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डेमोक्रेसी को हमने फॉलो किया है तो हमें इनके पास जाना ही होगा वोट लेने के लिए। सरकार उनकी बातों को मानती है, या इस प्रकार से जब कमेटी को जो बनाया जाता है तो उस कमेटी में भी उनके प्रतिनिधि यानी प्रेशर ग्रुप्स के प्रतिनिधियों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा जाता है। तो इस प्रकार से पावर को शेयर किया जाता है। और जब आप किसी को कमेटी में शामिल कर लेते हैं तो उस प्रेशर ग्रुप एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को सरकार में अपने प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या उस कमेटी के द्वारा अपने को व्यक्त कर पाता है। तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग्स के मैंने 4 फॉर्म्स बताएं। पहला, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड, अमॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, थर्ड, अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं, एंड फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स मे आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।